कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए इकोनॉमिक्स के सेक्शन की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आइए बात करते हैं अपन कि जो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से पोर्शन को कवर करें, और आप अपनी तैयारियों को रीचेक भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। क्लियर हो गई बात? आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, कैपिटलिज्म ऑफ इकोनॉमी तथा क्लासिक अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमी का उद्गम स्रोत माना जाता है। ओरिजिन कहां माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बात क्या हो रही है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और क्लासिकल इकोनॉमी, इन दोनों का उद्गम स्रोत ओरिजिन कहां से माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से आता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय, तो एडम स्मिथ। और ध्यान रखिएगा, कैपिटलिज्म ऑफ इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या क्लासिकल अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा क्लासिकल इकोनॉमी का ओरिजिन कहां से है, तो ध्यान रखिएगा द वेल्थ ऑफ नेशन से। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है क्या कहलाता है? मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस होंगे उनको अपने उत्पादों के लिए, मतलब क्या हो, वो रॉ मटेरियल हो, किस सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा? प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस। तो ध्यान रखिएगा सेकेंडरी सेक्टर के लिए। जैसे अपन बात करें, कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोड्यूस है, वो इंडस्ट्री के अंदर काम आएगा, तो इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। और आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किस में आएगा? ध्यान रखिएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्लियर? आइए अगली बात करें। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनएसडीएसएन। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। क्लियर हो गई बात? यूनाइटेड नेशन एसडीएसएन नेटवर्क। क्लियर हो गई बात? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्लियर हो गई बात? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, ये इंडाइसेस कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है। आइए अगली बात करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? मतलब क्या है, किसी एक इकोनॉमी के अंदर, ध्यान रखिएगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर पूरे एक वर्ष के अंदर, मतलब एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस, जितनी भी हमने क्या किया है, उत्पादों को प्रोड्यूस किया, उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग, मतलब उनका रेट क्या है। क्लियर हो गई बात? सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। भैया हमारे यहाँ जो भी हम क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। क्लियर? आइए अगली बात करें। स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, ऐसा अपन बात करें। गठित राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त 1949 में जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस। क्लियर हो गई बात? कौन था? पीसी महालनोबिस। बहुत बड़ा नाम, आप लोगों को पता है, सेकंड प्लानिंग कमीशन में इन्होंने, सेकंड प्लानिंग कमीशन की पूरी क्या बोलते हैं, भूमिका रची थी, या सेकंड प्लानिंग कमीशन इन्हीं की रिकमेंडेशन पर आया था, ये भी आपको पता होगा। पीसी महालनोबिस, इन्हीं के बर्थडे पे हम स्टैटिक्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्टैटिक्स डे मनाते हैं। क्लियर हो गई बात? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टैटिक्स डे हम कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी महालनोबिस, बहुत बड़ा नाम। अगली बात, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भैया पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड कौन सी नंबर की पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है। क्लियर हो गई बात? तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, भारी उद्योगों पे है, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर है। क्लियर हो गई बात? 1956 से लेके 61 तक। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करने से पहले ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमारी टेस्ट सीरीज है उसको अवेल करिए 2021 को लेकर, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का डिस्क्रिप्शन, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है। आइए अगली बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th, ध्यान रखिएगा, 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या था?
तो भैया तीव्रतम मतलब फास्टर, अधिक समावेशी, मोर इंक्लूसिव और धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात। तीन है, तीव्रतर मतलब फास्टर, अधिक समावेशी मतलब मोर इंक्लूसिव, धारणी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 12th 5 ईयर प्लान का क्या था, उद्देश्य था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अगली बात करते हैं, संगठित मुद्रा बाजार की गतिविधियों को विनियमित कौन करता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल, जो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल कौन होते हैं हमारे मुद्रा बाजार जो होता है उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है, तो उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई। क्लियर हो गई बात। अगली बात करें, केंद्रीय रिजर्व बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति किसने की, मतलब किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, स्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ध्यान रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया। क्लियर। अगली बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश अलग हुआ है, एक्ट अलग आया है। क्लियर। अगली बात करते हैं, अनुसूचित बैंकों के द्वारा मतलब लिस्टेड बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब आपने मान लीजिए 100 रुपए जमा किया, उसमें से कुछ अमाउंट पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास बैंक को जमा रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और इस समय जैसे 4% है सीआरआर, तो 100 रुपए जमा करेंगे तो 4 रुपए आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंकों की भागीदारी का अनुपात क्या है, मतलब रूरल बैंक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो फाइनेंस जो पेरेंट बैंक है उसकी भागीदारी पार्टनरशिप कितनी है, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15%, 15% और जो बैंक है पेरेंट बैंक उसका 35%, 50:15:35 ये रेशियो आपको याद रखना है। आइए अगली बात करते हैं, गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम को क्या कहते हैं, मतलब क्या है, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो भी एटीएम को क्या करती हैं, चलाती हैं, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। क्लियर हो गई बात। किसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम। मान लीजिए कहीं पे आपको रिलायंस का एटीएम मिले, अब रिलायंस नॉन बैंकिंग कंपनी है बट उसका एटीएम है, तो उसे हम कहेंगे व्हाइट लेवल एटीएम। आप किसी भी एटीएम को उसमें डाल के पैसे विथड्रॉवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और व्हाइट लेवल एटीएम का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आइए अगली बात करते हैं, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए, मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा बात ये हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा यहां पे स्थापना की गई है नाबार्ड की। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा नाबार्ड स्टेब्लिश किया गया है 12 जुलाई 1982 को। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, ऐसे निवेशक जो नए उद्यमियों स्टार्टअप्स को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब क्या है, कोई नया स्टार्टअप लेके आता है और उस स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए अगर कोई कैपिटल अवेलेबल कराए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको हम कहते हैं एंजल निवेशक। मतलब क्या है भैया, एंजल फाइनेंसर हम उनको कहते हैं, मतलब आपको लगता है कंपनी किसी और की है और उसे फाइनेंस कोई और कर रहा होता है। आइए अगली बात करें, शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने वाला संस्थान कौन सा है, शेयर बाजार की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला संस्थान कौन सा है, ध्यान रखिएगा सेबी। और सेबी एक्ट 1992 में आया और सेबी स्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में, आपको यह बात पता होगी। और हाल ही में सेबी की महिला क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, किस कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है, ध्यान रखिएगा किसी कंपनी की नेट ईयरली इनकम पर जो भी क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा निगम कर कहा जाएगा, उसे निगम टैक्स कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करें अपन, ध्यान रखिएगा कोई भी कंपनी एक ईयर के अंदर क्या करती है, जो उसकी क्या होगी इनकम होगी एक ईयर की, उस पर टैक्स जो लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड निगम कर। अगली बात करते हैं, एस तारापुर समिति किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है एस तारापुर कमेटी रिलेटेड विथ, तो ध्यान रखिएगा पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता, मतलब क्या है, जो अपना कैपिटल अकाउंट होगा उसके पूरी परिवर्तनशीलता पर निर्भर करेगा। एस तारापुर कमेटी रिलेटेड किससे है, ध्यान रखिएगा कैपिटल के
परिवर्तन से रिलेटेड है, चेंज से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? कैपिटल एक्सचेंज से रिलेटेड है, अगर अपन कहें तो गलत नहीं होगा। अगली बात करते हैं, लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को कहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, लॉरेंज वक्र के अंदर, लॉरेंज कर्व के अंदर ध्यान रखिएगा, जो हमें क्या डिफरेंशिएशन दिखता है, विषमता दिखती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, एक तरीके से हम कहें विषमता दिखती है, डिफरेंशिएशन दिखता है, उसके मैथमेटिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। क्लियर हो गई बात? गिनी कोफिशिएंट हमारे यहाँ क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन के लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि हायर इनकम और लोअर इनकम लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करें, भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित समिति कौन है? हाल ही में बनी थी ये समिति, कमेटी, ध्यान रखिएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड कमेटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, नंदन नीलकणी समिति, नंदन नीलकणी समिति, ठीक है, और रतन पी वाटला समिति, वाटल समिति, रतन पी वाटल समिति और नंदन नीलकणी कमेटी। क्लियर हो गई बात? नंदन नीलकणी कमेटी रिलेटेड विद डिजिटल पेमेंट सिस्टम, रतन पी वाटल समिति इज रिलेटेड विद डिजिटल पेमेंट सिस्टम। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो जिनकी नष्ट सीमांत उत्पादकता शून्य हो, इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत 10 लोगों की है, काम कितने लोग कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं। मतलब क्या है, अगर अपन टोटल क्या दिखे, आउटपुट देखें, तो वहां हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो जीरो है। क्यों? क्योंकि भैया हमको आवश्यकता ही 10 की थी, काम 20 कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी मान। ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब जरूरत 10 लोगों की है और लगे 20 लोग हों। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करता है। ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा जारी करे वो क्या कहलाता है, एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, एनएसओ कौन जारी करेगा, एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर हो गई बात? एनएसओ जारी करेगा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या, आंकड़े। क्लियर? अगली बात करते हैं, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, केसीसी स्टार्टेड इन 1998, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? केसीसी कब स्टार्ट हुई? 1998 के अंदर। अगली बात करें, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायियों के लिए कम लागत पर वित्तीय सहायता हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई योजना। मतलब क्या है, जो छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय है, मतलब जो छोटे और सूक्ष्म क्या हो, हमारे व्यापार होते हैं, उनमें कम लागत में, मतलब क्या हो, मिनिमम कैपिटल से क्या करना, मिनिमम कैपिटल लगे उसमें सहायता देने के लिए मुद्रा योजना लाई गई थी। कौन सी योजना लाई गई थी? मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई थी, फाइनेंशियल हेल्प कराने के लिए लोगों को, अगर छोटे छोटे क्या करने हैं, उद्योग लगाने हैं तो। अगली बात करें, राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसमें वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती है क्या कहलाता है? तो मौद्रीकृत घाटा। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मॉनेटरी लॉस होता है उसको कैसे कवर करेंगे, राजकोषीय घाटे का वह भाग। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो भी घाटा होता है ईयरली, जो हमारे यहाँ क्या होता है, डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट का भाग जो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, उसको हम कहते हैं मौद्रिक घाटा, मॉनेटरी लॉस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? या मॉनेटरी डेफिसिट कहेंगे, दैट इज एक्चुअल वर्ड की मॉनेटरी डेफिसिट। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और ध्यान रखिएगा इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इनके दोनों के बीच में रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे? ध्यान रखिएगा, फिलिप वक्र से। क्लियर हो गई बात? फिलिप वक्र इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिलिप वक्र किसने दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप तब तक ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टेस्ट सीरीज स्पर्धा नाम से है, ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।